नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा में चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 3 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार वहां खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रचार के अंतिम दिनों में, अंतिम 4 दिनों में वहां जिस तरह से ताबड़तोड़ यात्राएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हो रही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी रैलियों में पीछे नहीं है, रैलियां कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही रैली समाप्त कर दी। कल उनकी पलवल में रैली हुई, लेकिन अब अगले 2 दिन तक उनकी कोई रैली नहीं है। और पलवल में जो रैली हुई या उससे पहले भी रैली हुई, कुरुक्षेत्र में रैली हुई, इन रैलियों में अगर हम पलवल रैली की बात करें जो लेटेस्ट हुई है अभी कल की, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल की उनकी अपनी सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं केंद्र में। 10 साल हो गए हरियाणा में, वहाँ उनकी राज्य सरकार है। लेकिन इन चुनाव में अपनी उपलब्धियों की बात करने की बजाय उनके भाषणों का जो मूल बिंदु है, उनमें किन बिंदुओं को उठा रहे हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस उत्साह के साथ, किस उम्मीद के साथ, किस जीत की उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है, चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया, उनको सांसद नहीं बनने दिया। कांग्रेसियों के भीतर, कांग्रेसियों में के खून में भ्रष्टाचार है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मुझे और सैनी जी को, यानी मोदी और सैनी को, ये लोग गालियां देते हैं। यही सारी चीज़ें उन्होंने फिर से पलवल की रैली में कही, और जो बात पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं। यानी 10 साल के सरकार में उनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है, ये साफ तौर पर साबित हो रहा है। और अब जब रैलियां उनकी समाप्त हो गई हैं, दूसरे प्रमुख नेता है भारतीय जनता पार्टी में। अगर देखा जाए, आपको तो याद होगा कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ, पहली ही लिस्ट जब आई 66-67 लोगों की हरियाणा में, उसके बाद ही किस तरह से पार्टी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद से लगातार इस्तीफे जारी हैं। कई लोगों को मनाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन मंत्रियों से लेकर, विधायकों से लेकर और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने सैकड़ों की तादाद में इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर चले गए। वहां पर प्रचार के लिए मुख्य रूप से 4 बड़े नेता दिखाई पड़ रहे हैं। कौन है? एक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी वापसी कर ली, यानी चुनाव प्रचार को उन्होंने एक तरह से समाप्त कर दिया अपनी तरफ से 2 दिन पहले ही। अभी 2 दिन और कर सकते थे। दूसरे हैं महत्वपूर्ण नेता गृह मंत्री अमित शाह। यही 2 नेता मुख्य रूप से हैं ही भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं, झारखंड में रैली कर रहे हैं, जहां चुनाव अभी घोषित तक नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी गए, लेकिन हरियाणा में उनको रैली करने का, सभा करने का टाइम नहीं है। यहां उनकी सभाएं नहीं हो रही, या यहां प्रचार कार्य के लिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकी जो 2 बड़े नेता हैं, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये दोनों लोग किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, आपने मनोहर लाल खट्टर की सभा में, जो कुछ एक लोगों की सभा थी, उसमें आपने देखा ही होगा कि वहीं पर खड़े खड़े लोग उनके मुंह के सामने कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हार जाएगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन लोगों को बाहर निकलवा दिया जा रहा है। नायब सिंह सैनी की समस्या ये है, या वो बार बार इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी कुरुक्षेत्र से यात्रा की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ क्यों यात्रा कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार का तरीका है। ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लूज कर चुकी है, या सीधे कहें तो उसने एकदम सरेंडर कर दिया है। वो मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनने जा रही है। वैसे तो 2019 में भी नहीं बनी थी, लेकिन 2019 में सहयोगी दलों को साथ लेकर जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर सरकार बना ली थी। लेकिन अब की बार चुनाव प्रचार से पहले ही भारतीय जनता पार्टी नाउम्मीद सी दिखाई पड़ रही है। इस नाउम्मीद के पीछे एक तो आपके पास 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है,
उसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको विपक्षी दल घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी घेर रही है, तो आपके पास जवाब नहीं है। आप बता रहे हैं, उसका जवाब आप इस तरह से दे रहे हैं कि मोदी को, सैनी को जाति के नाम पर पिछड़ा होने के नाते गाली दी जा रही है, जिसे सुन सुनकर मैं तो हरियाणा कई बार गया, लगातार वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ इन चीज़ों को सुनकर लोगों में और भी ज़्यादा एक तरह से गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर प्रचार की कमान संभाली और प्रचार से पहले ही वो डंकी रूट जैसे मामले को, जो कि युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा मामला है, युवाओं की समस्याओं से जुड़ा मामला है, उसे उठाकर उन्होंने जिस तरह से वहां के युवाओं का भरोसा जीता है, महिलाओं का भरोसा जीता है, बुजुर्गों का भरोसा जीता है, जिस तरह से वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, युवाओं की बात जो कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, और ये अग्निपथ योजना तो उनके बस की नहीं है, लेकिन अग्निपथ योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में ही अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी थी कि सरकार बनने पर इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, और रोज़गार की बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के तमाम अलग अलग समुदाय के लोगों को, यानी गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, किसानों को, उन सभी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। वो ये नहीं सुनना चाह रहे हैं कि आप 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आपने क्या किया, अब क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, रोज़गार की दर कहाँ चली गई है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, लोगों को अवैध तरीके से विदेशों में जाकर पैसा कमाना पड़ रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन मुद्दों से पूरी तरह पीछे हटे हुए हैं। और मुद्दे उनके सामने क्या है कि हमको गाली दी जा रही है, मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूं, मैं पिछड़े समुदाय से आता हूं, नायब सिंह सैनी पिछड़े हैं, उनको किसने गाली दी, कौन सी गाली दी, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी पिछले दिनों ही किस तरह से उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी थी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोले, मारने की धमकी दे दी थी। और कई तरह की धमकियां की, जबान काटकर जो राहुल गांधी की लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, इस तरह की धमकियां। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसकी निंदा तक नहीं की, एक शब्द का ट्वीट उन्होंने नहीं किया या उसकी चर्चा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर एक पूरा एक माहौल इस तरह का बना हुआ है। पहले से ही एक तो 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, लेकिन ये प्रचार का तरीका, और दूसरी ओर जो राहुल गांधी के प्रचार का तरीका है, वो अब यात्राओं के जरिए एक तरह से वो हाइब्रिड कैंपेन चला रहे हैं, यानी यात्रा, सभा, रैली, इन तीनों का सम्मिलित रूप। इससे सीधे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, और आखिरी के 4 दिनों में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये चीज़ निश्चित तौर पर एक फ़ायदा पहुंचा रही है, और एक कह लीजिए कि आम लोगों से जोड़ रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से युवाओं के और उन लोगों के मुद्दे जिनकी जो ज़रूरत है, वो मुद्दे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर लेकर आई है। हाँ, एक और बात, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में उसी हरियाणा में किस तरह की गुटबाजी है कि लोग पार्टी छोड़कर चले गए, 4-4 लोग, 3-3 लोग दावा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। तो ये जो कैंपेन का तरीका है, जो बातें हैं, हरियाणा के लोग जिन चीज़ों को नापसंद कर रहे हैं, वही चीज़ें बार बार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी और खुद प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसे लेकर वहाँ पर ये नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो हरियाणा में, और ये मान कर चल रही हो कि अब हरियाणा हम नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें,
शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।